नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी कंटेंट हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम सहयोग पूर्ण शिक्षण अधिगम की योजना के चरण इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो सहयोग पूर्ण शिक्षण होता है, इस सहयोग पूर्ण शिक्षण के द्वारा सभी बालक बालिकाओं को अधिगम होता है और इस अधिगम की जो प्रक्रिया यहाँ पर संपादित होती है, जो योजना यहाँ पर बनाई जाती है, उसके कौन कौन से चरण हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, यहाँ पर सहयोग पूर्ण शिक्षण अधिगम की योजना का पहला चरण है प्रश्नों का निर्माण करना। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक को ऐसे प्रश्नों की रूपरेखा तैयार करनी होती है जो बालकों का ध्यान आकृष्ट कर सके। वह उन्हें इन प्रश्नों का हल खोजने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कर सके। अच्छे प्रश्न वह होते हैं जो बालकों की रुचि एवं उनकी क्षमताओं को विषय वस्तु के लक्षण एवं वांछित परिणामों से जोड़ते हैं। दोस्तों, सहयोग पूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण है प्रश्नों का निर्माण करना। दोस्तों, जो शिक्षक होता है, इस शिक्षक को विषय वस्तु से रिलेटेड प्रश्नों का निर्माण करना आना चाहिए। दोस्तों, जितने अच्छे प्रश्नों का निर्माण शिक्षक करेगा और उन प्रश्नों का वितरण वो छात्रों पर करेगा तो छात्र क्या करेंगे, उन प्रश्नों को सुनकर आंतरिक रूप से अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का कार्य करेंगे और बच्चे उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जब शिक्षक द्वारा प्रश्न वितरण किया जाता है और प्रति उत्तर के रूप में छात्र उत्तर देते हैं तो वहां पर छात्रों को अच्छा अधिगम होता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं मूल्यांकन के माध्यम से ही हम छात्र छात्राओं के परिणाम, उपलब्धि आदि का पता लगाते हैं। सत्र आरंभ से लेकर सत्र पर्यंत जब शिक्षक पढ़ाता है तो बीच बीच में या मध्य में या अंत में उनकी परीक्षा लेकर उनका एक परीक्षा परिणाम बनाया जाता है। ये परीक्षा परिणाम बनाया जाता है सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रश्नों के आधार पर। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण जितना अच्छा होगा उतना ही छात्र छात्राओं का जो शिक्षण अधिगम है वो मजबूत होगा और छात्र छात्रा अच्छा अधिगम कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अच्छे प्रश्न वह हैं जो छात्रों में रुचि उत्पन्न करे और जो छात्रों के लिए जो विषय वस्तु बनी है उस विषय वस्तु के अनुसार हो और छात्र छात्रा आसानी के साथ उत्तर दे सके। दोस्तों, जिन प्रश्नों के उत्तर छात्र छात्रा आसानी से दे देते हैं तो छात्र छात्राओं में क्या होता है, एक रुचि जागृत होती है, एक मनोबल मिलता है कि मुझे उत्तर आ गया है और मैं नेक्स्ट प्रश्न का भी उत्तर दे सकता हूं। तो यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण करना पहला चरण माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, सहयोग पूर्ण शिक्षण अधिगम की योजना का दूसरा चरण है लक्ष्यों की पहचान करना। किसी कार्य को क्यों किया जा रहा है तथा उसके लिए जाने से छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होंगे, इसकी योजना भी पूर्व में ही तैयार की जानी चाहिए। उन लक्ष्यों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को भी बताया जाना आवश्यक है ताकि वो पूरे मनोयोग से कार्य में शामिल हो सके। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा चरण लक्ष्यों की पहचान करना। दोस्तों,
हम यहाँ पर जो भी विषय वस्तु, जो भी टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं, उस टॉपिक या विषय वस्तु का लक्ष्य होता है। अब उस लक्ष्य को छात्रों को बताया जाना चाहिए कि आप इस विषय वस्तु को क्यों पढ़ेंगे, आपके लिए विषय वस्तु क्यों आवश्यक है। दोस्तों, आपका जो पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम में भी सबसे पहले लक्ष्य और उद्देश्य दिए हुए होते हैं कि इस संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर छात्र छात्राओं में ये विकास करने का प्रयास किया जाएगा। इस क्षेत्र के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और छात्र छात्राओं को अच्छा शिक्षण प्रदान करते हुए अच्छे देश के भावी बालक बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्यों की पहचान करना जरूरी है। हम जीवन में कोई भी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं या किसी भी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, तो पहले उस टॉपिक या विषय वस्तु के बारे में हमें उसके लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए, उसके उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट मिलेगा तो हम इसका प्रयोग आगामी फ्यूचर में कहां कर सकते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य की पहचान होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर जो सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम है वो सही से संपादित हो सकता है। तो दोस्तों, ये दूसरा चरण हो गया। पहला चरण मैंने आपको बताया प्रश्नों का निर्माण करना, दूसरा लक्ष्यों की पहचान करना। इसके बाद दोस्तों, सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम योजना का थर्ड चरण है मुख्य निर्देशों को बनाना। किसी कार्य को कैसे किया जाना है, इसके मुख्य निर्देश भी पहले से तैयार किए जाने चाहिए ताकि छात्र सही दिशा में कार्य करे एवं उससे भटके नहीं। मुख्य निर्देश वह कसौटी है जिसके द्वारा अधिगम के लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी विषय वस्तु पढ़ते हैं, उस विषय वस्तु या कार्य के प्रति निर्देश हमें मिलते हैं और निर्देशों के द्वारा ही हमें पता लगता है कि हमें ये कार्य कैसे करना है, कितने समय में करना है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, हम बच्चों का एग्जाम लेते हैं, चाहे हम अर्धवार्षिक परीक्षा ले, अर्धवार्षिक परीक्षा ले या वार्षिक परीक्षा ले, तो हम वहां पर पहले से निर्देश जारी करते हैं कि आपको परीक्षा के 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, अपने समय विभाग चक्र का विशेष ध्यान रखना होगा और हम निर्देश देते हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र है ये वैकल्पिक होगा या निबंधात्मक होगा, आपको एक प्रश्न का उत्तर कितने पेज में लिखना होगा, ये सब बातें छात्रों के सामने स्पष्ट की जाती है, जिससे छात्रों को पता लग जाता है कि हमें इस कार्य का संपादन कैसे करना है और कितने समय में करना है। तो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है ये कभी 2 घंटे का होता है, कभी 3 घंटे का होता है, तो वहां पर छात्रों को पता लग जाता है कि ये प्रश्न पत्र में जो 10 या 12 प्रश्न आए हैं इनको हमें 2 घंटे या 3 घंटे में कंप्लीट करना है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे अंक काटे जा सकते हैं, हम फेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य निर्देशों को बनाना चाहिए, तभी जाकर सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही से संपादित हो सकती है। हम जितने अच्छे निर्देश बनाएंगे और बच्चों के सामने सही से स्पष्ट कर देंगे, छात्र छात्राओं को उतना ही अच्छा ज्ञान मिलेगा, छात्र छात्रा उतना ही अच्छा कार्य कर सकेंगे। दोस्तों, एक और उदाहरण देखिए, हमें किसी भी विषय वस्तु से रिलेटेड छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। अब यदि उस विषय से रिलेटेड ज्ञान छात्रों के सामने स्पष्ट रूप से, व्यापक रूप से प्रदान कर दिया जाएगा तो छात्र को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि छात्र ने वो विषय वस्तु, वो प्रकरण स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है। अब मान लीजिए एक शिक्षक कक्षा कक्ष में छात्र छात्राओं को महात्मा गांधी या
महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रहा है, तो उनसे रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो छात्रों के सामने सही से स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे कि उनको अच्छा लाभ मिल सके। यहाँ पर थर्ड चरण मुख्य निर्देशों को बनाना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चरण है विशिष्ट मूल्यांकन कार्य की रूपरेखा तैयार करना। मूल्यांकन कार्यों के द्वारा छात्रों की प्रगति एवं वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाता है। मूल्यांकन कार्य इस प्रकार तैयार कराए जाने चाहिए कि बालक द्वारा उसकी समस्त क्षमताओं का प्रयोग किया जा सके। दोस्तों आप सब जानते हैं बालक का सर्वांगीण विकास शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से होता है। तो दोस्तों जब छात्र छात्राओं का मूल्यांकन किया जाए और मूल्यांकन के दौरान जो प्रश्न पत्र निर्माण किया जाए, वहां पर छात्र प्रायोगिक कार्य भी करे और सैद्धांतिक कार्य भी करे, और छात्र छात्रा क्या करे, अंदर छिपी हुई प्रतिभा को भी बाहर निकाले। ऐसे प्रश्नों का समावेश भी मूल्यांकन के दौरान होना चाहिए। उनके अनुभवों से रिलेटेड होना चाहिए, पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होने चाहिए, पूर्व ज्ञान का वर्तमान ज्ञान के साथ सह संबंध बनाते हुए ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि छात्रों का सही से मूल्यांकन हो सके और छात्रों का जो परिणाम है, जो फल है, जो उपलब्धि है, वो भी अच्छी आए। तो दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट मूल्यांकन कार्य की सही रूपरेखा तैयार करना चाहिए, तभी जाकर सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम की योजना सही से संपादित हो सकती है। इसके बाद दोस्तों पांचवा चरण है समायोजित करने हेतु चिंतन। छात्रों में नियमित सुधार के लिए चिंतनशील प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों को नियमित अभ्यास से समूह में अपनी प्रक्रिया और प्रगति पर चिंतन करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर छात्र जितना चिंतन करेंगे छात्रों का उतना ही अच्छा विकास होगा। दोस्तों यहाँ पर शिक्षक को ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जो छात्र छात्राओं के चिंतन कौशल का विकास करते हो। दोस्तों चिंतन करने से सृजनात्मकता बढ़ती है, हमारे अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है वो भी बाहर निकलती है। अब यहाँ पर अंदर छिपी हुई प्रतिभा बाहर निकलेगी और हम सृजनात्मक रूप से मजबूत होंगे, तो क्या होगा, हमारा सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम सही से सही दिशा में जाएंगे और छात्र नया आविष्कार करेंगे। दोस्तों यहाँ पर समायोजित चिंतन छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कक्ष में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और सब अलग अलग जातियों, धर्मों और वर्गों से रहते हैं और सभी में भिन्नता पाई जाती है। कोई शारीरिक रूप से भिन्न होता है, कोई मानसिक रूप से भिन्न होता है, कोई बौद्धिक रूप से भिन्न होता है। तो उन सब की विशेषताओं का ध्यान रखते हुए यहाँ पर चिंतनशील वाले प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि छात्रों का सही दिशा में विकास हो सके और आगे बढ़ सके। दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम की योजना के 5 चरणों के बारे में बताया। दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आप सब इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम भी आपके लिए आप द्वारा जो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, उन्हें हम बनाते रहेंगे। और दोस्तों हम सबने आप सबके लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जहां पर हम प्रतिदिन जीके और साइकोलॉजी से रिलेटेड 25-25 प्रश्नों के साथ लाइव टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका मूल्यांकन करते हैं। तो आप हमने जो नया चैनल बनाया है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नाम में बता देता हूं, आप सर्च करें तो CDRK सैनिक कंपटीशन के नाम से हमने ये चैनल बनाया है, जिस पर हम कंपटीशन से रिलेटेड
आपका जो भी कार्य है, आपको जो आवश्यक सामग्री है वो उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।